हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे उसके प्रिजम्पशंस क्या हैं, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इशू करने से पहले क्या एज्यूम किया जाता है। तो सबसे पहले the presumptions as to negotiable instruments are stipulated in section 118 and 119 of the Act of Negotiable Instrument। तो उसके जो presumptions है वो कहाँ पर mention है, तो section 118 and section 119 में। सबसे पहला जो presumption है वो है presumption of consideration, section 118A। Now, the basic presumption is that every instrument which is written for a consideration, moreover endorsement, acceptance, exchange, etc. are also done for a consideration according to the assumption under the act। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई भी negotiable instrument को issue कर रहे हैं और जो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है या हम एंडोर्स कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलती है। यानी कि ऐसे ही हम किसी को चेक नहीं दे देंगे। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो बदले में हमको कुछ वैल्यू मिली होगी, तभी हम उसको चेक दे रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, तो चेक अगर हम दे रहे हैं तो बदले में हमको कुछ वैल्यू मिली होगी, तभी हम उसको चेक दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू मिली हुई होती है। ठीक है, दिस इज कंसिडरेशन। नाउ प्रिजम्पशन एज टू डेट, द सेक्शन 118B, द इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड ऑन द डेट मेंशन ऑन इट। जैसे चेक है तो चेक पर यहाँ पे डेट लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट लिखी होती है माना जाता है कि ये चेक उसी टाइम को या उसी डेट को बनाया गया था। ओके, फिर है प्रिजम्पशन एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 118C। It is the presumption of law that every instrument was accepted before the date of its maturity। अगर आपको पता हो कि जो चेक होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है? 3 months। ठीक है, एक चेक की वैलिडिटी डेट लिखने के बाद 3 महीने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया जाता है कि मैच्योरिटी डेट से पहले, यानी कि 3 महीने के पहले पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? फिर क्या है? प्रिजम्पशन एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर। जैसे कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है तो मैच्योरिटी डेट के पहले उसको ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो वैलिड ही नहीं रहेगा ना। तो ये भी प्रिजम्पशन है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर लॉ उसको मैच्योरिटी से पहले या विद इन द मैच्योरिटी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ प्रिजम्पशन एज टू द ऑर्डर और एंडोर्समेंट, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। द एंडोर्समेंट वर डन इन द ऑर्डर मेंशन ऑन इट, इट इज द assumption ऑफ द लॉ। यानी कि अगर एंडोर्समेंट चेक में यहाँ पे हमने किसी का नाम लिख दिया मिस्टर ए, तो ये जो चेक है ये इसी के अकाउंट में जमा होगा। हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसी के अकाउंट में जाएगा, ये भी एज्यूम कर लिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है? वर डन इन दी ऑर्डर, क्योंकि जब हम किसी का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो ऑर्डर बन जाता है कि इसी के अकाउंट में वो जाना चाहिए या इसी को वो पैसे मिलने चाहिए। क्लियर? देन प्रिजम्पशन एज टू स्टैम्प, the stamp on lost bill of exchange, promissory note और check was according to the law। यानी कि ये assume किया जाता है कि अगर bill of exchange, promissory note या check खो जाता है तो उस पर स्टैम्प लगा ही होगा until and unless it is proven। जब तक ये प्रूव नहीं कर दिया जाता कि उस पर कोई भी स्टैम्प नहीं था, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर खो गया है तो उसमें स्टैम्प होगा ही। क्लियर? नाउ तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा बीकॉम सेम 6 का जो बैच है उसकी प्राइस थी 6000, लेकिन अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसकी प्राइस 60% डिस्काउंट के बाद हो चुकी है 2399 ओनली, जहां पर आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उसी में आती है, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल सम्स, उसके साथ साथ थ्योरी, ये सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है UGT। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे नाम है UGT और आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर में नाम है माई इंस्टीट्यूट। ओके, तो आज ही कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ द प्रिजम्पशंस एज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक है ट्रांसफरर और जिसको रिसीव हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी। ये जो है इसको हम बोलते हैं होल्डर। क्लियर? होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि अगर इसकी साइड से कोई भी गलती हुई हो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने में तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचती, यानी कि बी का कोई भी राइट डिफेक्ट नहीं होता, बी के राइट्स में कोई भी फर्क नहीं आता, और इसी को हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। It is the presumption of law that the holder of an instrument is holder in due course when an instrument is obtained through fraud या cheating। अगर इसको ये डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉड से मिला हो या चीटिंग से मिला हो, द होल्डर इज लायबल टू प्रूव दैट ही इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ से भले इसने फ्रॉड किया हो, ठीक है, इसने चीटिंग की हो, पर जो होल्डर है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो अपने आप को होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रूव कर सके, यानी कि अपने आप को बेगुनाह प्रूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो होल्डर होता है, जो रिसीवर होता है या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी, उसकी कोई भी गलती नहीं मानी जाती है। ठीक है, जो भी डिफेक्ट है वो ए के साइड है, बी तक पहुंचते पहुंचते उसके सारे डिफेक्ट क्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन है। देन लास्ट अजम्पशन है हमारा प्रिजम्पशन एज टू एविडेंस ऑफ रिजेक्शन, सेक्शन 119। इसका सेक्शन क्या था? 118G। Now, the court shall assume that rejection of an instrument or an objection had been registered and a certificate in that connection had been obtained। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा चेक बाउंस होता है और जब हम बैंक में वो चेक वापस लेने जाते हैं तो चेक के साथ वो एक रिसिट भी देते हैं जिसमें ये प्रूफ, ये आप लिखा होता है कि ये चेक बाउंस होने का ये XYZ ये रीजन है। ठीक है, तो ये भी क्या अजम्पशन है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिजेक्ट होता है या किसी भी रीजन से उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है तो उसके बेसिस पर या उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो हमको रिसीव होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे थे assumptions ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो अकेला assumptions है वो 14 मार्क्स में पूछा गया है काफी बार, तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है। तो जो पहला वाला लेक्चर है आप उसको जरूर देखिए, तो आपको assumption ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।